और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो बिजाई नवंबर में हो रही है, दूसरे पखवाड़े में हो रही है या देर में हो रही है, वहाँ पे मतलब जो लोग केमिकल्स बेच रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका खाली गिरने के लिए है। ऐसा कदापि ना करें कि जो नवंबर दिसंबर की प्रजातियां हैं उसमें स्प्रे करें। उसमें स्प्रे करने से क्या हो रहा है कि जो है दाने छोटे होते हैं, उसकी जो हेडिंग डेज है वो आगे बढ़ जा रही है। तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, ये स्पेशल वीडियो है कि जो गेहूं की नई किस्में हैं उनमें बढ़वार रोकने के लिए कौन सा स्प्रे करना है, कितनी मात्रा में करना है। आइए देखते हैं विशेषज्ञों की क्या सलाह है। मेरे साथ संस्थान के दो वैज्ञानिक हैं। वैसे तो हर वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। तो अमित शर्मा जी हैं, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, और साथ में हैं चंद्रनाथ मिश्रा जी। इनका नाम आपने सुना होगा और ये हाल ही में विकसित हुई हैं। दो वैरायटीज़ भी हैं, DBW 327 और DBW 332। उनको इवॉल्व करने में, उनको बनाने में इनका बेहद अधिक प्रयास रहा है और मैं इनको बधाई देता हूं आप किसानों की ओर से। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि इन दोनों ही किस्मों में क्या विशेष गुण है। शर्मा जी, पहले आप बताएं कि 327 में क्या खास खूबियां हैं। कि दोनों ही किस्में अर्ली सोइंग के लिए, अगेती बुआई के लिए रिकमेंडेड है, जिसको 25 नवंबर से और 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसकी जो अर्ली सोइंग के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें आप लियोसिन का स्प्रे करते हैं और प्रोपेकेनाजोल का स्प्रे करते हैं, वो एडिशनल है। इसके बाद 150% एडिशनल फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेशन दोनों में लगती है, जैसा कि 303 में भी है। और ये दोनों बायोफोर्टिफाइड किस्म हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य है, सबसे ज़्यादा मोटा जो दाना है और जो 1000 दानों का वजन है, वो सबसे ज़्यादा आज तक की किस्मों में वो DBW 327 में है। किसान भाइयों, आइए देखते हैं कि कौन सी किस्में हैं जिनमें कम खतरा होता है ऊंचाई के चलते, कि इनका कद ही अच्छा है और तना मजबूत रहता है गेहूं की, कि वो गिरती कम है। और कौन सी हैं जिनमें ज़्यादा खाद देने पे, दाने भारी होने पे या अन्य कारणों से गिरने की ज़्यादा टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। तो सबसे कम गिरने वाली जो किस्में हैं, जिनका तना मजबूत और बैलेंस्ड, संतुलित बढ़वार होती है, ये किस्में हैं DBW 222। कम ऊंचाई होती है, मजबूत तना होता है। और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने पिछले साल एक नई किस्म निकाली है, PBW 872। ये नई पीढ़ी की बेहतर किस्म है और इसमें स्ट्रॉस स्ट्रेंथ, जो तने की ताकत है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये दोनों ही किस्में कम गिरने की संभावना रखती हैं। जो मध्यम खतरा होता है जिन किस्मों में कि गिर सकती हैं, प्रबंध सही ना हो, फर्टिलाइज़र अगर आप ज़्यादा देते हैं, तो इनमें है WH 1270। ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की है, काफ़ी पॉपुलर है और ज़्यादा यूरिया देने पर इसमें गिरने का खतरा रहता है। और पिछले साल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने एक और नई किस्म उतारी है, उसका नाम है PBW 826। इसका भी तना अच्छा है, हाइट थोड़ी कम है, मगर अगर इसका सीड रेट, बीज की मात्रा आप 1 एकड़ में ज़्यादा रखेंगे तो घनी बुआई से तना जो है पतला रह सकता है और गिरने की संभावना बनी रहेगी। उसके बाद DBW 371 और DBW 372। ये 71 की बात करें तो तेज बढ़वार है, इसमें जल्दी से ग्रोथ करती है। ये नाइट्रोजन अधिक होने पर इसमें गिरने का जो है खतरा हो सकता है। DBW 372 में भारी बालियां हैं, पानी और खाद अधिक देने पर गिरने की संभावना रहती है। इसके बाद बात करें कि हाइट के मुताबिक और दानों के भार के मुताबिक कौन सी किस्में हैं जो गिर सकती हैं, और उनमें DBW 187 है। इसका पौधा लंबा होता है, ज़्यादा यूरिया देने पर तना नरम पड़ जाता है इसका। DBW 377 है,
ये इस साल मैंने लगाई है और उसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। अभी कुछ ही महीनों में मैं देखूँगा इसके बारे में। इसमें उच्च उपज क्षमता है, भारी बालियाँ हैं, दानों का भार काफ़ी अच्छा है। ये केवल अधिक नाइट्रोजन देने पर लॉज कर सकती है, लॉजिंग हो सकती है इसमें, ऐसा कहते हैं जो हमको लेख मिले हैं रिसर्चेस। HD 3385 और HD 3386 दोनों ही बहुत खूबसूरत और अच्छी किस्में आई हैं और ये पिछले 2-3 सालों से हैं। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की हैं और बीज इसका करनाल में ही बनता है उनके क्षेत्रीय कार्यालय में, और मैं दोनों ही किस्मों पे काम कर चुका हूँ। कहीं गिरी नहीं है फ़िलहाल ये, और बम्पर पैदावारी दी है 3386 ने पिछली बार, और PBW 872 ने भी, 826 ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। 377 में पहली बार लगा रहा हूँ। और ये HD 3386 जो है बहुत अधिक इसकी पैदावारी है और कद भी इसका थोड़ा लंबा है। इसी तरीके से HD 3385 जो है ये तेज़ वेजिटेशन ग्रोथ करती है, वेजिटेटिव ग्रोथ। इसका पौधा जो है अच्छा फल फूलता है, लंबा होता है, और अधिक सिंचाई देने पर इसमें भी गिरने का खतरा बना रहता है। साथियों, आप पीछे बैकग्राउंड में वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो HD 3271 का है। हालांकि ये भी गिरने की संभावना रखती है, मगर आप देखें लॉन्ग शॉट कितनी दूर तक एक जैसी खड़ी है। एक तो इसमें कोई भी वीड्स नहीं है, खरपतवार के पौधे नहीं हैं, मंडूसी है, गुल्ली डंडा है या और कोई, और साथ में ये कहीं पर भी झुकी भी नहीं है, गिरने की तो बात ही छोड़ें। तो आप अच्छा प्रबंधन जब करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा होगा खेत में, अधिक फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, सिंचाई बड़ी संतुलित करेंगे, तो गिरने का कोई खतरा नहीं आएगा। आइए आगे बात जारी रखते हैं। और 332 में टिल्लिंग ज़्यादा है, नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा हैं और उसका आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा है। साथियों, उन्होंने बता दिया है बहुत बारीकी से कि क्या क्या विशेषताएं हैं 327 और 32 की। मिश्रा जी, मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानता हूं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आई अप्रिशिएट यू। मैं ये कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा किसानों की ओर से, इन्होंने अभी बोला कि इसमें लियोसिन का स्प्रे भी करना होगा, ऐसा कुछ मेरे को ऐसा लगा। ये इतना स्ट्रांगली रिकमेंडेड है या उस वक्त देखेंगे कितना इसका कद है और तब करें? नहीं, इतना स्ट्रांगली रिकमेंडेड ये उस कंडीशंस में है जब किसान भाई हमारा 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक अगर बिजाई कर रहे हैं जी, चाहे 303 हो, 327 हो या 332 हो, जो अर्ली सोन की प्रजातियां संस्थान द्वारा दी गई हैं किसानों को, तो जो 25 से 5 नवंबर के बीच का समय है, अगर उसमें आप बिजाई कर रहे हैं 25 अक्टूबर से 5 नवंबर, उस समय 2 स्प्रे जो है डॉक्टर साहब ने जो केमिकल्स बताए हैं, क्लोरिमाकार्ड क्लोराइड के नाम से, केमिकल नेम के नाम से है, प्लस टेबुकानाजोल, दोनों का क्लोरिमाकार्ड क्लोराइड CCC के नाम से 2 ml और टेबुकानाजोल 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपको 2 अवस्थाओं पे करना है। और दोनों अवस्थाएं, एक जब पहली गांठ बनती है करीब 50-55 दिन में आता है वो, बट उसको ध्यान से देखना है क्योंकि वहीं से जो है पौधे की लंबाई शुरू होती है, निर्धारित होती है। तो जब हम पहला स्प्रे करते हैं तो वो गांठ पास बन जाती है, जिससे वो गिरती नहीं है। तो दूसरा स्प्रे जो है करीब जो फ्लैग लीफ आती है, झंडा पत्ती आती है, उस समय पे करना है। उस समय स्प्रे करने से क्या होता है कि जिसपे डंठल पे जिसपे वो बाली लग रही है उसकी लंबाई जो है छोटी हो जाती है। हाँ, तो इन दो अवस्थाओं पे स्प्रे करने से कद भी अच्छा रहता है और टिल्डिंग भी बढ़ जाती है। तो और किसान जो है पूरी उपज क्षमता का, जितना कि जैसे वैज्ञानिक हम लोग अपने फील्ड में 80 कुंटल 75 कुंटल ले रहे हैं प्रति हेक्टेयर, वो किसान भी ले सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, मैं ये कहना चाहूँगा, किसान ना नोड, इंटरनोड, फ्लैग लीफ को समझता तो है कुछ हद तक, मगर इतना नहीं समझता जितना आप समझते हैं। तो मोटा मोटी मैं ये कह दिया करता हूँ कि 45 से 50 दिन में करें लियोसिन का पहला स्प्रे और दूसरा करें 70 से 72-75 दिन के आसपास। इज दैट ओके? ये थंब रूल ठीक रहेगा? नहीं, ये थंब रूल एकदम ठीक रहेगा, बट अगर मौसम कभी तेजी से गर्म होने लगे तो वो दिन थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो बिजाई नवंबर में हो रही है, दूसरे पखवाड़े में हो रही है या देर में हो रही है, वहाँ पे मतलब जो लोग केमिकल्स बेच रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका खाली गिरने के लिए है।
ऐसा कदापि ना करें कि जो नवंबर दिसंबर की प्रजातियां हैं उसमें स्प्रे करें। उसमें स्प्रे करने से क्या हो रहा है कि जो है दाने छोटे होते हैं, उसकी जो हेडिंग डेज है वो आगे बढ़ जा रही है, तो छोटे दाने बन रहे हैं। तो ये खाली अक्टूबर और नवंबर के प्रथम सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन। तो किसान भाइयों, आप नोट कर लेंगे जैसा डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर मिश्रा ने बोला है, ये बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक बात हुई है। ये दोनों ही विशेषज्ञ हैं और इनकी दी गई बातों को आप इस वीडियो में बार बार सुन लेंगे जब आप बुआई करेंगे उसके बाद, और 40 दिन के बाद आप थोड़ा अलर्ट में आ जाएंगे। इस वीडियो को रिपीट कर लेना या डाउनलोड भी कर लेना, ताकि आपको प्रचुर मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। आप चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर भी करें। शुभकामनाएं। नमस्कार।